हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। इस विश्लेषण को देखने से पहले कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो अवश्य देखें। यह एक सिंह लग्न की कुंडली है और हम सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में लग्नेश ही होते हैं और सूर्य कहाँ विराजमान है? चतुर्थ भाव में विराजमान है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण माता, भूमि, भवन, वाहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। परंतु यहाँ देखिए कि सूर्य दो अंश के हैं, अंश बल में बिल्कुल कमजोर हैं और इस पर जो है राहु की दृष्टि भी है और शनि भी इसके साथ विराजमान है। हालांकि शनि 27 अंश के हैं और सूर्य 2 अंश के हैं, तो अंशात्मक दूरी ज्यादा है। इसलिए जो शनि के माध्यम से सूर्य जो पीड़ित हो रहे हैं उसका प्रभाव कम रहेगा, परंतु राहु से जो पीड़ित हो रहे हैं इसका प्रभाव ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये 2 अंश के हैं और यह 7 अंश के हैं। तो चतुर्थ भाव में सूर्य जो है बिल्कुल कमजोर होकर और राहु से, शनि से पीड़ित हो गए, तो जिसके कारण माता, भूमि, भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होगी और शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में भी कठिनाई एवं परेशानी होगी। जीवन में उन्नति सही प्रकार से नहीं हो पाती है। और यहाँ से सूर्य 10वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पिता, राज, रोजगार के क्षेत्र में सुख, सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। परंतु सूर्य कमजोर है, पीड़ित है, तो इससे कोई श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा और सूर्य लग्नेश भी है। तो इसलिए सबसे पहले आपको जो है सूर्य से संबंधित रत्न धारण करना चाहिए, सूर्य की आराधना भी करनी चाहिए, जल अर्पित भी करना चाहिए और राहु और शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना चाहिए, जिससे कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो और परेशानी में कमी हो। चंद्रमा इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी है और तृतीय भाव में विराजमान है और मंगल और बुध भी साथ में है। इन पर राहु, केतु, शनि इत्यादि की दृष्टि नहीं है, परंतु चंद्रमा देखिए बिल्कुल कमजोर है, 1 अंश के हैं। तो पराक्रम भाव में विराजमान होने के कारण भाई बहन के सुख में कुछ सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से देखते हैं 9वें भाव में, तो बाहरी स्थानों एवं पराक्रम के माध्यम से भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन भी करते हैं। परंतु यहाँ देखिए चंद्रमा बिल्कुल 1 अंश का है और चंद्रमा का हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। चंद्रमा चाहे षष्ठेश हो, अष्टेश हो या द्वादश भाव के स्वामी हो, कारक हो, कारक हो, यदि चंद्रमा जन्म कुंडली में कमजोर है या पीड़ित है तो जीवन में उन्नति सही प्रकार से नहीं हो पाती है। चंद्रमा का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है, अपने लेख और वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ। और सूर्य के बगल में ही है, मतलब त्रयोदशी का जन्म है, तो पक्ष बल में भी कमजोर है, अंश बल में भी कमजोर है। इसलिए चंद्रमा को प्रबल करना चाहिए, मंत्र जाप करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं, जिससे कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। मंगल जो है इस कुंडली में सबसे राजयोग कारक ग्रह होते हैं। देखिए ये 9वें भाव के भी स्वामी हैं और चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं और तृतीय भाव में विराजमान है, परंतु बिल्कुल कमजोर हैं, 0-3 अंश के हैं। देखिए बहुत कमजोर है। और तो सबसे पहले फलादेश देखते हैं कि यहाँ मंगल विराजमान होने के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, ऐसे वैसे हिम्मती और परिश्रमी भी होते हैं और माता, भूमि, भवन का सुख प्राप्त होता है। स्वयं से द्वादश भाव में है तो कुछ कमी होती है, ऐसे बहुत ज्यादा ऐसा कमी नहीं हो जाएगी, तो कुछ कठिनाइयों के साथ माता, भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त होता है। और मंगल यहाँ से देख रहे हैं षष्ठ भाव में अपने उच्च राशि में, तो जिसके कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, विजय प्राप्त होती है और नौकरी में भी यदि करती हैं तो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से मंगल स्व राशि में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण भाग्य की विशेष उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा भी अच्छी प्राप्त होती है और 10वें भाव में दृष्टि के कारण पिता, राज्य, रोजगार के क्षेत्र में सुख, सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। तो मंगल यहाँ पे बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं, परंतु बिल्कुल कमजोर है, तो इसलिए मंगल को प्रबल करना चाहिए, क्योंकि मंगल राजयोग कारक ग्रह भी है और फलादेश के अनुसार भी कहीं कोई परेशानी का योग नहीं बना रहे। बुध जो है इस कुंडली में आय भाव के स्वामी है और धन भाव के स्वामी है, मतलब एकादश भाव यानी आमदनी के स्वामी, मतलब पैसा आएगा कहाँ से। और धन भाव मतलब हमारा खर्च करने के बाद जो संग्रह होता है उसे धन भाव या कुटुंब का सुख इत्यादि भी बोलते हैं। तो बुध देखिए यहाँ 14 अंश के हैं, बिल्कुल मजबूत स्थिति में है, तो जिसके कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, आमदनी भी बहुत अच्छी होती है, धन का संग्रह होता है, धन और कुटुंब का भी बहुत ही श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से 9वें भाव पर दृष्टि के कारण भाग्य की उन्नति भी होती है। तो इस प्रकार बुध जो है बहुत अच्छा फल यहाँ पर दे रहे हैं, आमदनी और धन से संबंधित कुटुंब, परिवार के सारे सुख प्रदान कर रहे हैं।
गुरु बुद्ध के बारे में तो कुछ करना नहीं है, बिल्कुल मजबूत है। और गुरु जो है इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी होते हैं और अष्टम भाव के स्वामी है, यानी आयु के स्वामी है, और विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है, और यहाँ स्व राशि में विराजमान है गुरु। लेकिन यहाँ एक बात देखिए कि गुरु के साथ राहु भी विराजमान है। गुरु अकेले तो विराजमान नहीं है, तो यहाँ पर राहु भी विराजमान है। और इनमें अंतर देखिए कितना है, 7 अंश के हैं, 27 अंश के हैं, 20 अंश के अंतर है। तो अब अंतर ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि राहु जो है गुरु को पीड़ित नहीं करेंगे, पीड़ित करेंगे लेकिन कम पीड़ित करेंगे, ज्यादा दूरी हो जाने के कारण कम पीड़ित करेंगे। तो यहाँ गुरु विराजमान हो जाने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि एवं संतान का सुख प्राप्त होता है, आयु में भी वृद्धि होती है। और यहाँ से गुरु दृष्टि डालते हैं द्वादश भाव में, तो जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से भी सफलता प्राप्त होती है, और जायज मतलब कि खर्च करते हैं। गुरु जो है यहाँ उच्च राशि में देख रहे हैं, तो खर्च तो सभी को करना ही है अपने जीवन में, परंतु यहाँ मतलब गुरु की दृष्टि का मतलब कि अच्छे कार्य के लिए और फिजूल खर्च नहीं कर पाते। और यहाँ से गुरु जब द्वितीय भाव में देखेंगे तो धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। और यहाँ से गुरु जब दृष्टि डाल रहे हैं चतुर्थ भाव में, तो जिसके कारण माता भूमि भवन वाहन का भी सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ आपको गुरु को प्रबल करना चाहिए, इसका मंत्र जाप करें, और भी अगर चाहें तो रत्न भी धारण कर सकते हैं। हालांकि गुरु 27 अंश के हैं लेकिन वक्री हैं, इसलिए 27 अंश में बाकी ग्रह जितने कमजोर होते हैं उतने नहीं माने जाएंगे। तो फिर भी गुरु को प्रबल करें, जिससे कि गुरु तो हमें लाभ ही दे रहे हैं, कहीं कोई परेशानी का योग बना नहीं रहे हैं, और त्रिकोण के स्वामी भी हैं, पंचमेश भी हैं। अब यहाँ पे लेकिन राहु से संबंधित हमें उपाय करना जरूरी है। शुक्र जो है इस कुंडली में देखिए तृतीय भाव के स्वामी है और दसम भाव के स्वामी है, और चतुर्थ भाव में विराजमान है। हाँ, एक बात और मैं बताना भूल गया कि यहाँ पे जो गुरु हैं वह चलित कुंडली में जो है 9वां भाव में आ जा रहे हैं। देखिए यहाँ प्लस है, यानी एक घर आगे आ जा रहे हैं। तो गुरु यदि यहाँ आ जाएंगे तो क्या होगा, फलादेव कि भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करती है, उनकी शिक्षा प्राप्त होती है, और लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, और पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ भी आ जाएंगे गुरु, तो भले ही अष्टम भाव में ना होकर 9वें भाव में चले जाए, यह बहुत अच्छा योग है, लेकिन कमजोर तो है ही। तो गुरु यहाँ हो चाहे यहाँ हो, उनको प्रबल करना आवश्यक है। यहाँ से भी फलादेश अच्छा है, यहाँ से भी फलादेश और भी अच्छा है। तो दोनों ही लग्न और चलित दोनों ही कुंडलियों के अनुसार हमें विश्लेषण करना चाहिए, कहीं कोई परेशानी का योग तो नहीं बन रहा है। शुक्र जो है इस कुंडली में दसम भाव के स्वामी है और तृतीय भाव के स्वामी है, और यह चतुर्थ भाव में विराजमान है। तो यहाँ विराजमान सूर्य के साथ भी है, शनि के साथ भी विराजमान है। तो सूर्य 2 अंश के हैं और शुक्र जो है 25 अंश के हैं, इसलिए शुक्र को यहाँ पे अस्त नहीं माना जाएगा, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा दूरी है। जो सूर्य जो है वो शुक्र जो है वह सूर्य से 9 अंश की कम दूरी पर रहेंगे तब अस्त माने जाएंगे। यहाँ तो बहुत ज्यादा दूरी है, तो इसलिए अस्त नहीं माने जाएंगे। तो यहाँ शुक्र क्या करेंगे, माता भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है, पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, और दसम भाव में स्व राशि में दृष्टि के कारण पिता राज रोजगार का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। शुक्र से संबंधित कार्य करने में भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। और चलित कुंडली में शुक्र कहाँ आ जा रहे हैं, पंचम भाव में, गुरु के घर में, तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है, और यहाँ दृष्टि डालने के कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है। तो शुक्र को भी थोड़ा प्रबल करना चाहिए, 25 अंश के हैं, जिससे कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। शनि जो है इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, षष्ठ भाव के स्वामी होते हैं। तो सिंह लग्न की कुंडली में शनि को सबसे ज्यादा अकारक माना जाता है। अब शनि यहाँ देखिए चतुर्थ भाव में मंगल के घर में विराजमान है, और जो है इस पर राहु की दृष्टि भी है, सूर्य पर राहु की दृष्टि भी है, शुक्र पर भी है, तो लेकिन यहाँ पर शनि पर भी दृष्टि है। लेकिन इसमें वही बात है, अंशात्मक दूरी ज्यादा है तो प्रभाव कुछ कम रहेगा। तो शनि यहाँ विराजमान होने के कारण माता भूमि भवन के सुख में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है, परंतु वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, जीवन साथी का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता भी प्राप्त होती है, परंतु माता भूमि भवन के सुख में कुछ परेशानी भी होती है। और यहाँ से शनि स्व राशि में दृष्टि डालता है, जिसके कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, उस पर विजय प्राप्त होती है, और नौकरी में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। दसम भाव में दृष्टि के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। लेकिन लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान एवं प्रतिष्ठा में कठिनाई एवं परेशानी होती है, जीवन में उन्नति धीरे धीरे होती है, और आलस भी बना रहता है। तो इसलिए यहाँ पर शनि 27 अंश के हैं,
तो इसको हम रत्न नहीं धारण कर सकते हैं, कि ऐसा नहीं कि सारे ग्रह जो कमजोर है सभी का रत्न धारण कर लो। तो यहाँ पे शनि का मंत्र जाप करना चाहिए, जिससे कि थोड़ा अच्छा लाभ भी प्राप्त हो, और शनि से संबंधित दान एवं उपाय भी करना चाहिए, दोनों ही करना जरूरी है। अब चलित कुंडली में शनि कहाँ आ जा रहे हैं, यहाँ आ जा रहे हैं। यहाँ आने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है, और यहाँ से स्वराशि में दृष्टि डालेंगे तो पति एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, और यहाँ दृष्टि डालेंगे तो आमदनी अच्छी होती है, और यहाँ दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब का जो है सुख भी प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर शनि से संबंधित जो उपाय आपको बताए गए हैं वह उपाय करें, इसका रत्न इत्यादि धारण नहीं करना है। राहु जो है इस कुंडली में देखिए अष्टम भाव में विराजमान है, चाहे गुरु को पीड़ित करे, अंशात्मक दूरी की वजह से चाहे गुरु को ना पीड़ित करें, लेकिन यहाँ पे तो परेशानी का योग बनाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होती है, पेट में भी किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना रहती है। द्वादश भाव में दृष्टि के कारण खर्च अधिक रहता है, जिसके कारण भी परेशानी होती है, और द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। देखिए एक ही ग्रह परेशानी भी करते हैं और लाभ भी दे सकते हैं। किस राशि में है, किस राशि में दृष्टि डाल रहे हैं, किस ग्रह के साथ संबंध बना रहे हैं, यह देखना जरूरी है। और यहाँ से राहु जब चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो माता भूमि भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें। केतु यहाँ द्वितीय भाव में, जिसके कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कुछ परेशानी होती है, और कभी अचानक लाभ प्राप्त होता है तो अचानक नुकसान भी हो जाता है। षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहता है, परंतु पेट या किडनी में किसी प्रकार की बीमारी या परेशानी भी होने की संभावना रहती है। अष्टम भाव में दृष्टि के कारण आयु में वृद्धि होती है, परंतु पेट में किसी प्रकार की बीमारी इत्यादि होने की संभावना रहती है। और यहाँ से केतु दृष्टि डाल रहे दसम भाव में, तो यहाँ भी कुछ कठिनाइयों के साथ पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार आपने सभी ग्रहों का फलादेश देख लिया, आपकी कुंडली में भी फलादेश सब बताए गए हैं, तो इनको समझकर आप उपाय करें, जीवन में आगे बढ़ें और चर्चा करें। और राहु केतु शनि का रत्न आपको बिल्कुल भी नहीं धारण करना है, राहु केतु का तो सिद्ध दान और उपाय करना है, और शनि का दान उपाय के साथ इसका मंत्र जाप भी कर सकते हैं। तो जो है इसको प्रबल करना अत्यंत ही आवश्यक है। हरिओम तत्सत।